मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो बी डॉट डी एल, मतलब टर्मिनोलॉजी सारी समझ में आ रही है हमको। आई करंट है। करंट आई का मतलब क्या होता है कि किसी वायर में करंट आई अगर फ्लो कर रहा है मान लो, और अगर तुम कोई एक क्लोज्ड लूप ले रहे हो। क्लोज लूप मतलब क्या है, जैसे मान लो ये बुक है आपकी, और ये बुक जैसे रेक्टेंगुलर क्लोज्ड लूप है, और मान लो इस लूप से करंट आई फ्लो कर रही है, इस लूप से एक करंट आई फ्लो कर रही है। तो वही फिगर बनाने की कोशिश हो रही है कि एक क्लोज्ड आपने क्या बना दिया, लूप बना दिया, और ये ऐसे करंट इसमें से मान लो पास हो रही है, आई करंट। तो डीएल इसमें क्या बोला गया है, क्लोज्ड डीएल। क्लोज्ड इंटरवल मतलब क्या हुआ, ये जो आपका देखो ये आपका एक सरफेस है। सरफेस के जब भी कोई सरफेस लेते हो, मान लो ये सरफेस ओपन है, तो इसकी बाउंड्री हमेशा क्या होती है, ये आपका एक क्लोज्ड लाइन होता है। ये लाइन जो कि क्लोज जहाँ शुरू की है वहीं जाके ये पहुँच जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड। इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं, सी लिख देते हैं या एल लिख देते हैं। सी मतलब ये कर्व, या एल मतलब समझो ये लाइन, ठीक है। डीएल मतलब ये छोटे छोटे डीएल एलिमेंट इसके सरफेस पे, इस लाइन इंटीग्रल पे छोटे छोटे डीएल जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी होती है और ये डीएल, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, इसकी वैल्यू मतलब तुम्हें निकालना क्या, अगर बी निकालना चाहते हो तुम, इंड्यूस वर्ड नहीं है यहाँ पे, अगर बी निकालना चाहते हो, इस सरफेस जो भी आपने ओपन सरफेस लिया है, जिस पे बाउंड्री पे, ओपन सरफेस का बाउंड्री है, ये बाउंड्री पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, अगर इसको पूरा समेशन करोगे, इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड लूप करोगे, तो ये वैल्यू जो होती है म्यू टाइम्स ऑफ पासिंग करंट थ्रू द सरफेस। उस सरफेस से जो करंट पास होती है उसके म्यू टाइम्स के इक्विवेलेंट होता है। अगर करंट की वैल्यू जीरो हो गई तो इसका मतलब बी डॉट दीजिए, यानी कि बी डीएल तो जीरो हो नहीं सकता। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब किसी भी वायर में अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तुमने कैसे सरफेस लिया हाइपोथेटिकल, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तभी होगी जब इसके अंदर क्या है, करंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमने उसमें किया था एम्पियर सर्किटल लॉ में। अब इस चैप्टर में एक देखो कॉन्सेप्ट ऐसा आ रहा है, ध्यान से देखना। एक वायर है, ठीक है। अब इसका पूरा भी मैं नहीं बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। अब तुमने एक ऐसे करके एक सरफेस बना लिया यहाँ पे, तो इस सरफेस के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, गारंटीड है, कोई डाउट नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे हमारी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये एम्पियर सर्किटल लॉ अगर सही है तो। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसी का आगे ऐसे बना रहा हूँ, ये मान लो कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर को मैंने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ये जो लूप है आपका, ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस ऐसे मैंने अभी प्लेट की तरह बनाया है। अब इस सरफेस को मैं ऐसे बना देता हूँ, जैसे मान लो जैसे ऐसे समझो, ये शेप समझ में आ रहा है, जैसे घर में जो हमारा होता है खाना बनाने के लिए, तो ये आगे तो हॉलो है, अंदर हॉलो है, और ये तुम्हारा क्या है, ये सरफेस है, लेकिन ये बाउंड्री पे क्या है, ये ओपन बाउंड्री है। तो अगर तुम एक ऐसा सरफेस बनाओ, इस सरफेस की बजाय मैं इसी पॉइंट से एक दूसरा सरफेस बनाता हूँ कुछ ऐसे करके, तो ये मिटा दे रहा हूँ, देखो ध्यान देना, ये मैं अब ऐसे करके ये, तो अब इस पूरे सरफेस में कोई करंट पास हो रही है, यस या नो? सरफेस से करंट क्या पास हो रही है, सरफेस करंट पास है, बेसिकली उस सरफेस से होना चाहिए। और ये बी कहाँ निकाला जाता है, उस
उस सरफेस, उस जो क्लोज लूप होता है ना, उसके बाउंड्री पे निकाला जाता है। तो यहाँ से कोई करंट पास हो रही है इस सरफेस से, अब मैंने कटोरी टाइप ऐसे बना दिया, बोल टाइप ठीक बना दिया। अब इसमें से कोई करंट सरफेस को पास करके निकल रही है? नहीं निकल रही है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ से इस पॉइंट पे बी की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये क्या हो गया भाई? यहाँ पे बी की वैल्यू अभी क्या बोल रहा था, जब हमने सरफेस यहाँ लिया था हमने, तो यहाँ पे बोल रहा था कि इस सरफेस से करंट पास हो रही है, तो हमारा यहाँ बी होना चाहिए। और यहाँ से हमारा अगर सरफेस को हम, ये सरफेस तुम कैसे भी ले सकते हो, जैसे गॉसियन सरफेस नहीं हमने लिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, तुम चाहे स्फीयर लो, चाहे बड़ा लो, चाहे छोटा लो, क्यूब लो, हमेशा क्यू बाई एप्सिलॉन 0। ऐसे सिमिलर मैनर में तुम कोई भी सरफेस लो जो ओपन सरफेस, मतलब सरफेस आपका ये ओपन रहता है और इंटरवल आपका ये लाइन इंटीग्रल क्लोज होता है, तो ये किसी शेप एंड साइज़ का रहे, ये लॉ हमेशा फॉलो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये लॉ फेल हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखी जाती है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिखता है। नहीं तो एम्पियर सर्किटल लॉ से इस सरफेस से कोई करंट नहीं पास हो रही है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं, ये एम्पियर सर्किटल लॉ बस ये बोलता है कि सरफेस से अगर करंट निकल के जा रही है तो उस पर जो इंटीग्रल होता है, हाँ, वो आई म्यू टाइम्स ऑफ आई पासिंग थ्रू द करंट थ्रू। अगर तुम इसी में देखो अगर इसी केस में कोई वायर ऐसे लेके ऐसे कर देते हो तो ये सरफेस को पार करके गया है कि नहीं गया है? नहीं गया है। तो यहाँ पे फील्ड अब 0 बोल सकते हो। लेकिन अगर ये तुम्हारा अगर ये मैं बोल रहा हूँ ऐसे करके जा रहा है, तो ये जो करंट आई गया है वही तुम्हारा म्यू टर्म्स आई ये बी वैल्यू देता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि सेम पॉइंट पे दो तरीके से मैंने सरफेस बनाया, बल्कि बोला गया है एम्पियर सर्किटल लॉ में कि आप कोई भी सरफेस चूज़ कर सकते हो। जैसे गॉसियन सरफेस में यू कैन चूज़ एनी सरफेस, हमेशा 1/ε0 इंटू क्यू आएगा। सिमिलरली यहाँ पे म्यू नॉट इंटू आई आएगा। लेकिन यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रहा है, समझ में आया? बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब इस लॉ में देयर इज समथिंग मिसिंग। तो इसको हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं, और जो मॉडिफाइड वर्जन है इसको बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ। इसको आइडेंटिफाई किया गया। प्रॉब्लम क्या है इसमें देखो, अब इस सरफेस में करंट तो नहीं फ्लो कर रही है, तो गारंटी हमारी है। ये इन दोनों प्लेट के बीच में है। इन दोनों प्लेट के बीच में ऐसी क्या चीज़ हो रही है? सोचो जरा क्या हो रही है भाई। ये बैटरी से जब तुम कैपेसिटर को करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे इस पर चार्ज बढ़ने लगता है। चार्ज बढ़ता है तो इस चार्ज के चलते इसके बीच में क्या आता है? पोटेंशियल नहीं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद है ये कैपेसिटर के अंदर सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? क्यू बाई ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरी कर रही है? सर ये वेरी कर रही है क्योंकि एरिया नहीं चेंज हो रहा। क्यों? एरिया कहाँ बढ़ रहा है? एरिया फिक्स है, क्या बदल रहा है? टाइम के साथ चार्ज बढ़ रहा है। तो इसको अगर मैं टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करूँ dA/dt, ध्यान देना, तो ये क्या आएगा? 1/A/0 कांस्टेंट हो गया। तो ये क्या आएगा? dQ/dt। dQ/dt। तुमसे ये पूछा जाए कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े हम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इसको अगर बोला जाए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को φE बोला गया, φE बोला गया है। तो ये E इंटू एरिया होता है। यहाँ से E इंटू एरिया कितना हो जाएगा? Q/A/0 इंटू, ठीक है। तो ये क्या आ गया? Q/ε0। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करो, इसको करोगे डिफ्रेंशिएट, तो dφE/dt, तो ये क्या आ रहा है? 1/ε0 d, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक E.A होता है ना, सही है। तो ये dQ/dt हो गया। ये क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग करंट बोलते हैं।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो अगर मैं इसको आई बोल देता हूँ तो देखो एप्सिलॉन 0 डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू आई। अब देखो ये क्या बताना चाह रहा है, बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे। कहीं पे भी अगर फाई ई का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी बाई डी टी मतलब चेंज कर रहा है टाइम के साथ। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज करेगा कहीं भी किसी रीजन में, तो क्या आपको आएगा, करंट एक पैदा हो जाएगी। ये जो करंट है ये नॉर्मल करंट नहीं है, ये करंट आपकी नॉर्मल करंट नहीं है। तो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ ने बोला कि करंट होने पे तो फील्ड आती है, फील्ड यहाँ पे इस सरफेस में फील्ड है लेकिन करंट नहीं है। लेकिन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते क्या आता है, करंट आता है। यानी कि इस सरफेस के बीच में अब ये नॉर्मल वाली करंट नहीं फ्लो कर रही है, इसके बीच में एक दूसरी तरह की करंट फ्लो कर रही है। कौन सी फ्लो कर रही है, वो बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज करेगा तो एक तरह की करंट आती है। तो ये करंट इस करंट से अलग है, क्योंकि ये करंट कहाँ फ्लो करती है, कंडक्टर में। तो इसका नाम दिया गया है कंडक्शन करंट। ठीक, ये करंट जो हो रहा है किसके चलते हो रहा है, चेंजिंग फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसलिए इसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, या आजकल हम लोग उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, तो इस लॉ को मॉडिफाई किया गया है। ये बोला गया ये म्यू टाइम्स केवल आई के बराबर नहीं होता है। एम्पियर ने बोला था कि म्यू टाइम्स केवल आईसी के बराबर होता है, तो उन्होंने एक थोड़ी सी गलती कर दी थी, वो इस सिचुएशन को नहीं विजुलाइज कर पाए थे। क्योंकि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ करंट विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो दिस वैल्यू इज म्यू टाइम्स ऑफ आई सी प्लस आई डी, वेयर आई सी इज कॉल्ड कंडक्शन करंट और आई डी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। और जहाँ आई डी की वैल्यू आपकी एप्सिलॉन 0 डी फाई बाई डी टी, और आई डी किसके चलते हो रहा है जनरेट, ये ध्यान देना, मैं सवाल में बोल रहा हूँ, ये चेंजिंग, हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। नहीं देखो ये म्यू टाइम्स ऑफ करंट होता है, ठीक है, तो इसमें इसके साथ जो ऐड होगा ना वो कुछ करंट ही है, इसका मतलब है ये म्यू टाइम्स ऑफ करंट है, लेकिन ये कंडक्शन करंट तो है नहीं यहाँ पे, यानी कि कोई और करंट है। तो वो करंट आपकी कौन सी है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है मतलब ये चीज़ उन्होंने सोची कैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं कैलकुलेट करूँ, क्योंकि फैराडे ने क्या बोला था कि जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी, यहाँ पे फाई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है। मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है एक तरह से। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने पे क्या जनरेट हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो साइंटिस्ट का एक बहुत ही बेसिक चीज़ों पे काम करते हैं ना, कि हर चीज़ का जो अगर प्लस है तो माइनस है, अगर मैटर है तो एंटी मैटर है। अभी पढ़ोगे आगे चल के ना, जैसे ये जो ईएम वेव्स के बाद जैसे तुम्हारा जो ये लाइट बनी है, इसको हमने फोटॉन से कंपेयर किया है बाद में। आइंस्टीन ने बोला कि ये पार्टिकल से बना है। तो अगर ये एनर्जी ट्रेवल कर रही है, ये पार्टिकल है, तो अगर पार्टिकल तेज़ी से ट्रेवल करेगा तो क्या इसका मतलब है, एनर्जी है। मतलब कोई भी पार्टिकल बहुत तेज़ी से ट्रेवल करेगा तो वो वेव बन जाएगा। आप बोलते ना, एक चैप्टर आएगा डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ वेव। डुअल नेचर मतलब क्या है, एक ही मोमेंट पे ये लाइट जो है, जो वेव की तरह चल रही है, इसको पार्टिकल बोला गया। तो कई लोगों ने बोला अगर ये ऐसा चीज़ है तो इसका मतलब इसका भाई कन्वर्स भी ट्रू होना चाहिए। तो अगर पार्टिकल को तेज़ी से चला दिया जाए तो आप वेव बन जाओगे, तो हम बहुत तेज़ी से दौड़ जाए तो वेव बन जाएंगे, तो हम बनेंगे वेव। लेकिन हमारी वेव लेंथ इतनी छोटी होगी, नहीं दिखेगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से दौड़ा दो, इलेक्ट्रॉन को तेज़ दौड़ा दो, तो वो तुम्हारी वेव बन जाती है। अब वेव कैसे बनती है वो आगे पढ़ोगे, कि जितने वेव की प्रॉपर्टी है ना, डिफ्रैक्शन हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, सब वो तुम्हारा शो करने लगता है। ऐसे यहाँ पे है, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ यूर
तो पार्टिकल लिए तो लेकिन वैसे भी तो क्लाउड फॉर्म होता है उसका, वो अब अलग थियरी है, वो सब अलग चीज़ है अभी। ठीक है, अब यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट योर इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस यू आर गेटिंग ए मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे इसका कन्वर्स क्या होना चाहिए था, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए था। उसी से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के इसके लॉ को हमने मॉडिफाई किया कि और कंडक्शन करंट नहीं होगी ये, इसके साथ में एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगी। तो बेसिकली ये लॉ तुम्हारा क्या बन गया, अब तुम ऐसे लिखोगे, हाँ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ इसको बोलते हैं। म्यू नॉट आई सी, म्यू नॉट, इसको ऐसे लिख लो, म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन 0 डी फाई ई बाई डी टी। दिस इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो आज जो तुमने क्वेश्चन पूछा था ना, उसमें यही चीज़ थी, चेंजिंग योर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो इससे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। हाँ हाँ, हाँ वैसे ही होना चाहिए उसमें, वही थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था उस समय। तो देखो, ये जो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल, जिनको मैक्सवेल्स इक्वेशंस बोलते हैं, इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बोला जाता है। रीज़न क्या है, इन्होंने अपना जो काम किया है तो बात अलग है, वो तो जो भी है, इन्होंने सबसे बड़ा काम किया ना, चीज़ों को यूनिफाई किया है। यूनिफाई पहले क्या थी ना, इलेक्ट्रिसिटी अलग ब्रांच थी, मैग्नेटिज्म अलग थी। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहे हो, यानी कि दोनों क्या है, आपस में अलग अलग चीज़ हैं, दोनों रिलेटेड हैं। तो यूनिफाइड, जो यूनिफिकेशन पे काम हो रहा है ना, उस पर इनका बहुत बड़ा रोल था। तो जो 4 इक्वेशंस बोले जाते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सभी ने अलग अलग डेवलप किए थे। इन्होंने क्या किया, उसको यूनिफाई कर दिया, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशंस। क्योंकि बहुत बड़ी बात है चीज़ों को विजुलाइज करना। हाँ, तो पहला जो लॉ था तुम्हारा, हाँ, वो जो तुम्हारा गॉस थ्योरम जो था, पहला जो गॉस था, इलेक्ट्रिक वाला जो गॉस थ्योरम था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो क्या था, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये पहला गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड याद होगा, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी बताया था मैंने, याद है, मैग्नेटिज्म क्या था, ये ई की जगह बी हो जाएगा, डी एस, ये वेक्टर लगा लीजिएगा, ये 0, क्योंकि यहाँ पे कभी भी चार्ज आपका, भाई चार्ज तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमेशा डाइपोल में होते हैं। ठीक है, तीसरा जो लॉ था वो फैराडे लॉ, फैराडे लॉ क्या था, माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई बी बाई डी टी, ये पोटेंशियल के बराबर होता है। पोटेंशियल क्या होता है, एक तरह से वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब ये ई डॉट डी एल का ये आपका इंटीग्रल होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बेसिकली, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। पोटेंशियल तुम्हारा कैपेसिटर में इसलिए फार्मूला बताया गया था क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, तो ई इंटू डी जो होता है क्या होता है, वी होता है। लेकिन अगर वेरिएबल है तो तुम्हारा ये फार्मूला लग गया। ठीक है, फैराडे लॉ लग गया। और लास्ट वाला जो भी हमने पढ़ा है कि जो ये बी डॉट डी एल, एम्पियर सर्किट लॉ नहीं,
ये तुम्हारा कौन सा है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ये हो गया आपका म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन 0 डी फाई ई बाई डी टी। ये हो गया एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशंस या लॉ। इनको बोला जाता है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ठीक है, क्योंकि क्या इन्होंने सभी साइंटिस्ट ने अपना काम किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको यूनिफाइड कर दिया। सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ये। हाँ, देखो इसमें क्या दिया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेकिन प्लेट का शेप कैसा है, सर्कुलर है। मतलब सामने से अगर देखोगे ये, तो ये तुम्हें सामने से ऐसे ही नॉर्मल दिखेगा, और ये मान लो तुम इसको चार्ज कर रहे हो। चार्ज बोला गया 2 वोल्ट बैटरी से, और ये प्लेट ये तुम देख रहे हो सामने से। अगर इसको तुम इधर से देखोगे तो तुमको ये सर्कुलर दिखेगा ऐसे करके। ये आपको ऐसे करके दिखेगा। इसका रेडियस कितना है, हाँ, तो ये आर की वैल्यू 1 मीटर, या कैपिटल आर ले लो इसको। किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, नहीं, हाँ, मिडवे। मिडवे मतलब हाफवे बिटवीन सेंटर एंड द पेरिफेरी ऑफ द प्लेट। मतलब बोलो, मतलब ये सेंटर है, ये पेरिफेरी है, तो बेसिकली इस पॉइंट की बात कर रहा है। यानी कि ये CM कितना डिस्टेंस हो गया, इसको स्मॉल r बोल देते हैं, तो 0.5 या तुम्हारा कैपिटल R/2। तो कल को क्वेश्चन कहीं भी मॉडिफाई कर सकता है, ये तो क्लियर है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होगी, करंट कहाँ पास हो रहा है। मतलब तुम्हें इस पॉइंट पे देखो, अगर ये पूरा इसके बीच में एक मैं हाइपोथेटिकल एक वो बना दूँ, ध्यान देना, अगर हाइपोथेटिकल में एक सरफेस बना दूँ, तो एम्पीरियल लूप है ये। इस एम्पीरियल लूप के अंदर से कोई भी करंट पास नहीं हो रही है। कौन सा करंट नहीं पास हो रही है, कंडक्शन करंट, आईसी तो नहीं पास हो रही है, गारंटीड है। फिर भी इस पॉइंट पे, जस्ट इस पॉइंट पे क्या पूछ रहा है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, यहाँ एम पे, ये पी है, ये आपका सी है। तो इस सरफेस पे आपका जो फार्मूला हमारा है, देखो ये जो छोटा सा एम लिया, अगर मैं इसको एक लूप बनाता हूँ, एम्पीरियल लूप बनाता हूँ, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी तुम्हारी, क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या है, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID। IC की वैल्यू 0। इसमें देखो हर पॉइंट पे जो B होगा ना, ये B आपका हर पॉइंट पे टेंजेंशियल जो होता है, ये हमेशा टेंजेंशियल होता है। ये नीडलेस टू से कि यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, या किसी भी पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहेगा, हमेशा अलग अलग होगा कि सेम होगा, सेम होगा। सिमेट्रिकली बोल सकते हो, सिमेट्री से बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मान लेते हैं B वैल्यू है, तो ये अंदर इंटीग्रल चला गया DL, तो ये DL क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 2πr, लेकिन कौन सा r, स्मॉल r, मतलब r/2। ये समझ में आया सबको। ये आपने निकाल लिया टोटल, ये जो B.dl आ गया। अब ये किसके बराबर है, म्यू नॉट IC की वैल्यू 0। अब आपको ID निकालना, यही चैलेंज है आपका। ID हम जानते हैं क्या होता है, एप्सिलॉन 0 d फाई e बाई dt। फाई क्या होता है, d बाई dt e इंटू s या a। ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 a d बाई dt
इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कैपेसिटर के बीच में? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो डी बाई डी टी सिग्मा क्या होता है, चलो एक एक करके चलते हैं। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, क्या बचा? Q अपॉन ए बचा। डी बाई डी टी सिग्मा, सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन ए। क्यू अपॉन ए, ए बाहर आएगा और Q अपॉन ए बाहर हो गया, वो भी कट गया, क्या बचा? डी क्यू बाई डी टी। तो बेसिकली सब कहानी किस पे डिपेंड कर रही है? किस रेट से चार्ज वेरी कर रहा है। और क्यू का फॉर्मूला आपको बेसिकली आप जानते हो चार्जिंग का कैपेसिटर का, लेकिन आपको ये मान के चल रहा है क्वेश्चन में कि ना याद हो, तो इसने क्वेश्चन में दे दिया है कि जो क्यू वैल्यू होती है ये सी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ होती है, और ये आप लोग को याद होना चाहिए। और टी टाउ क्या होता है? आर सी होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, नाम क्या है इसका? इसका नाम क्या है? बुक में क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट लाइन। 1/RC होता है। टाउ की वैल्यू, टाउ इज आर, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्लियर है? टाउ की वैल्यू टाइम कांस्टेंट होती है, ये आपकी एक फिक्स वैल्यू होती है। किस पे डिपेंड कर रही है? आर और सी पे। आपको सी दिया गया है, सी की वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 1 नैनो फैराड, मतलब 10 की पावर माइनस 9 फैराड। आर की वैल्यू कितना है? 10 की पावर 6 ओम। तो आपका आर सी कितना हो गया? टाइम कांस्टेंट। टाउ की वैल्यू कितनी होगी? 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड। यानी कि ये फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा तुम्हारा? ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? डी बाई डी टी सी इंटू वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। क्या इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम लोग? बताओ जरा क्या होगा? सी इंटू वी कॉन्स्टेंट हो गया, ये इनिशियल होता है। क्यू, ये क्यू इक्वल टू क्यू नॉट होता है, तो इनिशियल सी इंटू वी बाहर आ गया। डिफ्रेंशिएट करो जरा, डी बाई डी टी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, क्या हो जाएगा? सी वी, ये जीरो हो जाएगा, ये क्या होगा? ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, और माइनस बाहर जाएगा तो ये नीचे तुम्हारा आ जाएगा टाउ। सो फार सो गुड। हाँ, किस टाइम पे पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में? 10 की पावर माइनस 3, यानी कि जब स्मॉल टी की वैल्यू 10 की पावर माइनस 3। अब जैसे सॉल्व करके बताओ क्या होगा? ये 10 की पावर माइनस 3 है, ये भी कितना है? 10 की पावर माइनस 3 है, दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि ये वैल्यू सॉल्व करके कितना आ गया? 1/E। और ये कितना आएगा बताओ? C इंटू वी कितना आएगा? C आपका कितना दिया है? 10 की पावर माइनस 9 दिया है, V आपका 2 दिया है, और नीचे 10 की पावर ये माइनस 3 इंटू 1/E। तो कितना हो जाएगा ये? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन कौन सी? बोलो कितना हुआ है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और नीचे ई आ गया। ये आंसर नहीं है, लेकिन ये क्या चीज़ आया है? ये इसके इक्वल आया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको निकालना क्या है? बी निकालना है। तो बी क्या हो जाएगा आपका? देखो ये 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई ई इंटू पाई इंटू आर। ठीक है यहाँ तक? आर की वैल्यू कितना है? रेडियस कितना है? हाँ? 1 मीटर है, तो ये तो 1 हो गया। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन ई इंटू पाई, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आई डी की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये म्यू नॉट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट। तो म्यू नॉट को कैसे सॉल्व किया जाता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई कर दो, इंटू 4 पाई कर दो। ये वैल्यू कितनी होती है? ये पाई से पाई कट गया,
ये कितना होता है 10 की पावर -7। तो ये 4 2 8 हो गया, ई की वैल्यू लगभग 2 होती है, तो लगभग आंसर कितना है ये, और ये कितना हो जाएगा 7 और 6 कितना हो जाएगा -13। एक बार इसका आंसर चेक करो। नहीं देखो, इसमें जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स तुम्हारा जो सरफेस की बात हो रही है, हम लोग केवल उसका एरिया देखते हैं, तो ये फ्लक्स कौन सा होगा, इस एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया है ये कौन सा, फ्लक्स में जो E × A है वो कौन सा एरिया है, इसको मैं चलो A1 बोल दे रहा हूँ मिनट के लिए, ये अंदर वाला एरिया है। तो ये तुम्हारा EA1 है, इसको मैंने बाहर किया है, EA1 है, ठीक है। और यहाँ पे एप्सिलॉन 0 A1 है, और सिग्मा क्या होता है, यहाँ कौन सा एरिया होता है, Q/A, ये पूरा एरिया होता है। तो ये A1 और A जो है ना, ये कटा नहीं है, बेसिकली क्या हो जाएगा A1 और A क्या आ जाएगा तुम्हारा, A1 की वैल्यू कितनी होगी पाई देखो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी πr², और A1 की वैल्यू कितनी होगी πr²/4 हो जाएगी, क्योंकि ये तो 1/4 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं है सबको, ये 1/4। जो फ्लक्स चेंज होता है वो कहाँ से चेंज होता है, फ्लक्स किस में देखा जाता है चेंज होते हुए, जो लूप तुमने बनाया है, जो तुम्हारा एम्पीरियन लूप है ना, उसमें देखा जाता है। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, हाँ। तो फ्लक्स जो भाई चेंजिंग फ्लक्स, पूरे यूनिवर्स का थोड़ा फ्लक्स देखना है हमको, हमने जो लूप बनाया ना उसका फ्लक्स देखते हैं हमें। तो यहाँ पे 1/4 आ रहा है, तो यही तुम्हारा 2 × 4/E × 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/E, और 2/E की वैल्यू लगभग 0.7 × 10 की पावर -13 टेस्ला। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत कहीं पे। क्या क्या किया गया, सिंपल पहले फार्मूला लगाया गया। सबसे पहले हमने एम्पीरियन, अब देखो अभी क्वेश्चन में R/2 है, कल को बोल दे 3/2 पे रहे या जहाँ भी रहे, तो उसे हमें क्या करना, हमें चेंज क्या होगा इसमें, केवल इसमें फ्लक्स एरिया का चेंज होता है। फ्लक्स अगर चेंज होगा तुम्हारा, जो एरिया चेंज होगा, तो उसी के चलते तुम्हारा क्या चेंज होगा, उसी के चलते मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा चेंज होता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा तुम्हारा, बढ़ता जाएगा, हाँ ना। और अगर इस प्लेट के तुम बाहर चले जाओगे तो फ्लक्स केवल किसके बीच में होती है, प्लेट्स के बीच में होती है। तो अगर इसके बाहर तुम यहाँ पे चले जाओगे या यहाँ चले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, बोलो। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी ना। तो यानी कि शुरू में बढ़ेगी और फिर जाके ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है।